नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश राव समाधान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान के इतिहास की एक नई सीरीज शुरू की थी, जिसमें अपन भाग फर्स्ट को पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भाग 2, और जिसमें अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के बारे में। तो आइए मेरे साथ अपन इस पर क्या करते हैं चर्चा। राजस्थान के इतिहास के जनक कौन कहलाते हैं? तो राजस्थान के इतिहास के जनक, राजस्थान के इतिहास के जनक या पिता, ये किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को। किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक क्यों कहते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये कहाँ के निवासी थे? सबसे पहले बात करते हैं कहाँ के निवासी थे। तो ये स्कॉटलैंड के क्या थे? ये निवासी थे। और इनका राजस्थान में आगमन कब हुआ था? तो राजस्थान में आगमन, इनका राजस्थान में आगमन हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 ईस्वी में। और राजस्थान में ये कहाँ पर आए थे? तो राजस्थान में आए ये मांडलगढ़। सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे? मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें PA मेवाड़ व हाड़ौती रियासत का PA बनाकर भेजा, पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा। प्रश्न आता है कि जब कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए थे, उस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो उस समय यहाँ के शासक थे, इनका नाम था भीम सिंह सिसोदिया। क्या नाम था? भीम सिंह सिसोदिया। और इन्हीं भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टोड के कहने पर 12 जनवरी 1818 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। राजस्थान की पहली रियासत जिसने सहायक संधि की थी वो थी करौली। करौली के शासक हरबख्शपाल सिंह ने सर्वप्रथम EIC के साथ सहायक संधि की थी नवंबर 1817 के अंदर। जबकि पूर्ण शर्तों के साथ सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कोटा थी। कोटा के शासक उमेश सिंह ने जो है दिसंबर 1817 में जो है EIC के साथ संधि की थी। और अंतिम रूप से सहायक संधि करने वाली रियासत जो थी वो सिरोही थी, जिसने मार्च 1823 के अंदर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, क वर्णमाला में पहला अक्षर के आता है, तो सर्वप्रथम सहायक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो करौली। और पूर्ण शर्तों के साथ कोटा। तो भीम सिंह सिसोदिया ने कर्नल जेम्स टोड के कहने पर क्या कर ली थी? सहायक संधि कर ली थी। जो ये कर्नल जेम्स टोड थे, इस कर्नल जेम्स टोड ने भीम सिंह सिसोदिया की मदद से जो है इन्होंने कर्नल जेम्स टोड को, भीम सिंह सिसोदिया ने एक स्थान दिया था टाटगढ़। कौन सा स्थान दिया था? टाटगढ़। और टाटगढ़ ये इनका क्या था? निवास स्थान था। ये इनका क्या था? निवास स्थान। और कर्नल जेम्स टोड यहाँ से घोड़े पर बैठकर, किस पर? घोड़े पर बैठकर राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में यानी रियासतों में घूमते थे। और अपने साथ किताबों की पोटली बांधकर जाते और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों की कहानियां सुनते, लोगों की राजस्थान के बारे में क्या सुनते? कहानियां। और इन्हीं कहानियों को जो है नोट कर लेकर आते थे और अंग्रेजों के सामने जो है उन लोगों का गुणगान करते कि भाई जो राजस्थान के लोग जो है यानी राजपूताना के जो लोग हैं वो बड़े वीर है, ठीक है ना। और ये अगर चाहे तो अपने को तुरंत प्रभाव से जो है यहाँ से अंग्रेजों को भगा सकते हैं, इतने शक्तिशाली है। तो ऐसी बातें जो अंग्रेज लोग, इनके साथीगण जो लोग हैं, वो सुनकर परेशान हो जाते हैं और ये वो सोचते हैं कि ये लोग तो न जाने कब भेजेंगे हमें यहाँ से, कब निकालेंगे, पर ये जो है कर्नल जेम्स टोड ऐसा कहकर ये निकलवा देगा। इसीलिए जो है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के मेवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट के पद से सेवानिवृत्ति दे दी जाती है। और इन्हें वापस कहाँ भेज दिया जाता है? अपने देश भेज दिया जाता है, वापस स्कॉटलैंड भेज दिया जाता है। तो उस समय क्या करते हैं कर्नल जेम्स टोड? वापस जब अपने देश जा रहे होते हैं तो एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक मानमोरी का अभिलेख था।
मानमोरी का अभिलेख। तो एक तो इस मानमोरी के अभिलेख को अपने साथ में लेते हैं, और ये जो अपनी जो इन्होंने किताबें लिखी थी उन किताबों को भी क्या लेते हैं, अपने साथ में लेते हैं। और इन किताबों को और जल मार्ग से होते हुए जो है अपने देश चले जाते हैं स्कॉटलैंड, और रास्ते में जो है यानी जल मार्ग से जाते हुए इन्होंने जहाज़ के अंदर जो है मानमोरी के अभिलेख का अध्ययन किया और इसे बाद में समुद्र में फेंक देते हैं। और स्कॉटलैंड जाकर इन्हीं किताबों, जो कि राजस्थान की लोगों से इन्होंने सुन कर लिखा था, उन्हीं किताबों को और मानमोरी के अभिलेख को आधार बनाकर जो है ये दो पुस्तकें लिखते हैं। कौन सी ये दो पुस्तकें, उन पर भी अपन क्या करेंगे चर्चा। तो दो पुस्तकें लिखते हैं। पहली पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक में 1829 में ये सर्वप्रथम जो है 3 शब्दों का, रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान शब्द का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं, जनक या पिता कहा जाता है। तो अगर इनके उपनामों की बात करें तो कर्नल जेम्स टोड के क्या उपनाम थे, तो इन्हें एक तो कहा जाता है इन्हें घोड़े वाले बाबा। उपनाम क्या है, उपनाम इनके उपनाम है घोड़े वाले बाबा, और एक उपनाम है इनका पोटली वाले बाबा। और इन्होंने पुस्तकें कितनी लिखी थी, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 2। पहली पुस्तक का क्या नाम था, तो पहली पुस्तक का नाम था इनकी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इसी पुस्तक में जो है, इसी पुस्तक में 1829 में सर्वप्रथम 3 शब्दों का, एक तो राजस्थान, एक रजवाड़ा और एक राजस्थान शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। इसीलिए इन्हें राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो है कर्नल जेम्स टोड हुए हैं। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे बात करें अपन, तो बहुत सारी बार इस पुस्तक का दूसरा नाम भी पूछा जाता है। तो इस पुस्तक का दूसरा नाम क्या है, तो इस पुस्तक का दूसरा नाम याद करोगे आप। दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, ये इस पुस्तक का क्या है, दूसरा नाम है। तो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो है कर्नल जेम्स टोड की जो है पुस्तक है, और इसका दूसरा भाग है, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1832 में। 1832 में जो है इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन होता है। आगे अपन बात करें तो इसी पुस्तक का जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तो हिंदी में H.C. ओझा ने। किसने, H.C. ओझा ने। हीराचंद गौरी शंकर ओझा ने जो है इसका क्या किया था, हिंदी में अनुवाद किया था। आगे अपन चलें तो इनकी दूसरी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की, उसका क्या नाम है, इनकी दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। और इसी पुस्तक का दूसरे नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है द वेस्टर्न ट्रेवल्स इन इंडिया। और ये जो पुस्तक है इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1839 में, कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद। क्योंकि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो जाती है, और उसके बाद में इस पुस्तक का क्या होता है, प्रकाशन होता है। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कर्नल जेम्स टोड थे। इसीलिए इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। अब राजस्थान जो है वो कैसे बनकर तैयार हुआ था, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड कहलाते हैं, लेकिन राजस्थान बनकर कैसे तैयार हुआ था, सबसे पहले अपन इस पर क्या करेंगे, चर्चा। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण पर। किस पर चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान के एकीकरण पर। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का
एकीकरण। सबसे पहले इस पर क्या करने वाले हैं अपन, चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था उसमें 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। पर यह कैसे शामिल किया गया था, क्या हुआ था, उस पर थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। तो प्रश्न आता है कि भारत देश को आज़ादी कब मिली थी, तो अपने देश को आज़ादी मिली थी, भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और ये जो आज़ादी है किस आयोग की सिफारिश पर मिली थी, तो ये किस आयोग की सिफारिश पर मिली थी, तो इसका नाम था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में जो है 1946 में जो है, मार्च 1946 में जो है ये भारत आता है और इसमें 3 सदस्य थे। कैसे क्या हुआ था अपन चर्चा करते हैं। तो 1946 में ब्रिटेन में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। ब्रिटेन में क्या हुए थे, चुनाव। और ब्रिटेन में चुनाव मजदूर दल की पार्टी से पीएम के उम्मीदवार थे, इनका नाम था क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली ने अपने घोषणा पत्र में ये रखा कि भाई अगर मेरी सरकार बनकर आती है तो मैं भारत की सत्ता का हस्तांतरण किसे कर दूंगा, भारतीयों को कर दूंगा। तो प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, क्लीमेंट एटली। और जैसे ही प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बनते हैं तो ये भारत की स्थिति का जायजा लेने के लिए, भारत की सत्ता हस्तांतरित करने के लिए कैबिनेट मिशन कहाँ पर भेजते हैं, भारत भेजते हैं। और कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य जो है भारत आते हैं। इनके क्या नाम थे, तो एक का नाम तो था स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक था पैथिक लॉरेंस और एक था आपके एवी अलेक्जेंडर। तो ये 3 सदस्य जो है यहाँ पर आते हैं और भारत की स्थिति का जायजा लेने के बाद में ये कहते हैं कि भाई भारतीय सत्ता का हस्तांतरण किसको कर देना चाहिए, भारतीयों को कर देना चाहिए। लेकिन जब भारतीयों की सत्ता का हस्तांतरण भारतीयों को कर दिया जाता है तो आगे क्या होता है कि आगे जो है मोहम्मद अली जिन्ना जो है अलग देश की मांग करते हैं, अलग पाकिस्तान देश की मांग करते हैं। वो तो भारत विभाजन की बात आती है। तो भारत विभाजन की बात करें तो तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब जो है मोहम्मद अली जिन्ना को समझाते हैं कि भारत का विभाजन न हो। लेकिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना मानते नहीं है। इसीलिए क्लीमेंट एटली जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर बनाकर भेजते हैं। और यहाँ पर आने के बाद में जो है माउंटबेटन मोहम्मद अली जिन्ना को समझाते हैं। लेकिन अंततः भारत का विभाजन होता है तो एक योजना आती है जिसका नाम है 3 जून 1947 को। और इस योजना का नाम था माउंटबेटन योजना। और इस माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन होता है और विभाजन होकर 2 देश बनते हैं, एक तो पाकिस्तान और एक बनता है भारत। और अब इन दोनों का विभाजन हो जाता है। लेकिन उस समय भारत में कुल देशी रियासतें कितनी थी, उस समय भारत में देशी रियासतें थी 565। कितनी देशी रियासतें थी, 565। अब इन 565 देशी रियासतों के सामने ये समस्या रहती कि वो अपना विलय किसमें करें। तो अपने राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19। तो अपन किस पर चर्चा करने वाले, 19 रियासतों पर। तो वो अपना विलय किसमें करें। इसीलिए क्या हुआ कि सरदार पटेल के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग का गठन किया जाता है। और इस विभाग का नाम था रियासती विभाग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न पूछा जाता है कि रियासती विभाग का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जबकि इसके सचिव कौन थे, तो इसके सचिव थे वीपी मेनन, राव बहादुर वापल्ला पेंगुनी मेनन, इसके क्या थे, सचिव थे। तो इनके निर्देशन में जो है रियासती विभाग की स्थापना की जाती है। और रियासती विभाग की शर्तें होती है 3। क्या शर्तें होती है इनकी, पहली शर्त थी कि जो भी देशी रियासत अपना जो है विलय है भारतीय संघ में करना चाहती है, भारतीय संघ में विलय कर सकती है। और जो भी देशी रियासत पाकिस्तान संघ में मिलना चाहती है वो अपना विलय पाकिस्तान संघ में कर सकती है। और तीसरा, जो रियासत अपना स्वतंत्र
अस्तित्व रखना चाहती है वो स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व रखने के लिए कुछ कंडीशनें थी कि भाई 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, 1 करोड़ वार्षिक आय होनी चाहिए। इन सभी कंडीशनों को अगर पूरा करती है तो आप स्वतंत्र रख सकते हो, बाकी आपको किसी न किसी संघ में विलय करना पड़ेगा। तो इसे अपने को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, वो भी अपना विलय किस संघ में करना चाहती थी, तो उस पर अपन क्या करेंगे चर्चा। तो अपने राजस्थान, अब अपन राजस्थान के एकीकरण पर आते हैं डायरेक्ट। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण, और राजस्थान के एकीकरण की बात करें अपन तो राजस्थान के एकीकरण में 19 तो रियासतें थी, 19 रियासतें, 3 क्या थे ठिकाने। अपन 19 रियासतों पर अपन बात कर चुके थे कि रियासतों में शासन कौन करते थे, राजपूत, जबकि ठिकानों पर भी शासन कौन करते थे, राजपूत ही करते थे। लेकिन ये रियासतों में जो शासक होते थे उनके अधीनस्थ होते थे, ठीक है ना, तो उनके सामंत होते थे। तो ठिकाने 3 थे, कौन कौन से, एक तो था निमराना, और निमराना वर्तमान में कोटपुतली में पड़ता है, कोटपुतली बहरोड में, कोटपुतली बहरोड में। जबकि पूर्व में कहाँ पर पड़ता था, तो आप ये भी ध्यान रखें, पूर्व में अलवर, पूर्व में कहाँ पर पड़ता था, अलवर के अंदर। जबकि दूसरा ठिकाना है आपके लावा, और ये लावा कहाँ पर था, टोंक में। और तीसरा ठिकाना है कुशलगढ़, कुशलगढ़, और कुशलगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बांसवाड़ा में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें अपन तो राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। जबकि एक चीफ कमिश्नर यानी केंद्र शासित प्रदेश था, केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश को ही क्या कहते हैं, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर क्षेत्र। और ये कौन सा था, तो अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो चीफ कमिश्नर क्षेत्र एक था। चीफ कमिश्नर क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र जहां से राजस्थान में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज क्या करते थे, शासन करते थे। तो जहां से अपना शासन चलाते थे उसे चीफ कमिश्नर क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। तो ये राजस्थान में केवल एक था, अजमेर मेरवाड़ा, लेकिन इसके स्थान कितने थे, 2 थे। कौन सा, दूसरा स्थान कौन सा था, तो माउंट आबू। और उसकी बात अपन जो है 1800 क्रांति में करेंगे, क्योंकि 1832 में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर के अंदर की गई थी, जिसे 1845 में स्थानांतरित करके माउंट आबू ले जाया गया था। क्योंकि अंग्रेजों को गर्मी के दिनों में क्या लगती थी, गर्मी, तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान था माउंट आबू, इसीलिए वहां पर क्या किया गया था, इसे स्थानांतरित किया गया था। तो उस पर भी अपन जब 1800 क्रांति पढ़ेंगे तब अपन चर्चा करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1 थे। तो इनका राजस्थान में कैसे विलय किया गया उस पर क्या करने वाले हैं अपन चर्चा। तो अपन एक इंडेक्स के माध्यम से समझेंगे। पहले